क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमें एटम या नैनो स्केल तक क्यों नहीं ले जा सकता? मतलब हम लेंस को कितना भी पावरफुल क्यों ना बना लें, बात नहीं बनती। इसका सीधा सा कारण है प्रकाश की अपनी भौतिक सीमाएं, उसकी फिजिकल लिमिट्स। प्रकाश की वेवलेंथ से छोटी किसी भी चीज को देखना फिजिक्स के नियमों के हिसाब से लिटरली असंभव है। हाय, वेलकम टू द एमकेएन यूनिवर्स। लेट्स एक्सप्लोर एसईएम हिस्ट्री, फंक्शन, फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे सेम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इतिहास, कार्यप्रणाली और भविष्य के बारे में। आइए समझते हैं कि कैसे इस अद्भुत तकनीक ने प्रकाश की इन सीमाओं को पार किया और नैनो स्केल की दुनिया को हमारे सामने खोल कर रख दिया। अब 1931 में चलते हैं। मैक्स नॉल और अर्नस्ट रुस्का नाम के वैज्ञानिकों ने एक सच में क्रांतिकारी बात पकड़ी। उन्होंने डी ब्रोगली सूत्र का इस्तेमाल किया, जिसके अनुसार चूंकि इलेक्ट्रॉनों में मास और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और गति दोनों होते हैं, इसलिए इनकी वेवलेंथ प्रकाश की तुलना में हजारों गुना छोटी की जा सकती है, हजारों गुना। और बस इसी एक सिद्धांत की वजह से हमें आज इतना जबरदस्त अभूतपूर्व रिजोल्यूशन मिल पाता है। जहां रुस्का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में लगे थे, वहीं मैक्स नॉल ने सतह को स्कैन करने का एक बिल्कुल ही अलग और नया रास्ता चुना। हमारा पहला भाग है एक खोया हुआ वैज्ञानिक आविष्कार। तो चलिए इस कहानी के ऐतिहासिक मोड़ पर नजर डालते हैं, जो किसी ड्रामा से कम नहीं है। विज्ञान कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, है ना? दरअसल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का आइडिया सबसे पहले मैनफ्रेड वॉन आर्डेन के दिमाग में आया था। उन्होंने 1937 में इसका पहला प्रोटोटाइप भी बना लिया था। वो समझ गए थे कि स्कैनिंग के जरिए पुरानी माइक्रोस्कोपी की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन फिर आया 1944। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक भयंकर हवाई हमले में उनकी पूरी की पूरी प्रयोगशाला जलकर खाक हो गई। सब कुछ खत्म। इसके बाद लगभग एक दशक तक लोगों ने मान लिया कि ये तकनीक तो अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1948 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सर चार्ल्स ओटली ने इसका शानदार तरीके से पुनरुद्धार किया, और इसी मेहनत का नतीजा था कि 1965 में दुनिया को अपना पहला कमर्शियल एसईएम मिला, जिसे स्टीरियो स्कैन नाम दिया गया। आपको पता है, सर चार्ल्स ओटली का दिमाग सच में कमाल का था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रडार तकनीक पर काम किया था, तो उन्होंने उसी अनुभव का इस्तेमाल किया और पुराने रडार के पुर्जों को इकट्ठा करके माइक्रोस्कोपी में लगा दिया। जी हाँ, उन्होंने रडार प्रवर्धन या कहे एम्प्लीफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया, ताकि सैंपल से निकलने वाले उन बेहद कमजोर सिग्नलों को भी पकड़ा जा सके। उस वक्त के बड़े बड़े माइक्रोस्कोप मैन्युफैक्चरर्स उन पर हंसते थे। उन्हें लगता था कि स्कैनिंग का कोई कमर्शियल फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन ओटली, उन्होंने इस भारी संदेह के बावजूद हार नहीं मानी और विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। क्या बात है! अब आते हैं भाग 2 पर। ये मशीन कैसे काम करती है? आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक तेज धार पूरी तरह से रोशनी यानी प्रकाश की जगह ले लेती है। इसके काम करने के तरीके को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये पूरी तरह से वैक्यूम में काम करने वाली एक सुपर हाईटेक फ्लैशलाइट है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो आमतौर पर एक टंगस्टन फिलामेंट है। वो इलेक्ट्रॉनों को फायर करती है, एकदम बुलेट की तरह। फिर शीशे के लेंस के बजाय यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉनों को एक बेहद बारीक शार्प बिंदु पर फोकस करते हैं। इसके बाद स्कैन कॉइल्स इस फोकस्ड बीम को सैंपल के ऊपर एक ग्रिड पैटर्न में घुमाते हैं। इसी प्रोसेस को हम रास्टर स्कैनिंग कहते हैं। और अंत में जब ये इलेक्ट्रॉन सैंपल से टकराते हैं, तो सतह के ठीक नीचे एक नाशपाती के आकार का यानी पेयर शेप्ड इंटरैक्शन वॉल्यूम बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस नाशपाती के आकार के इंटरैक्शन वॉल्यूम से हमें आखिर मिलता क्या है? तो सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन सैंपल की सतह से टकराकर बाहर निकलते हैं, तो हम उन्हें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमें किसी भी सतह की 3D टोपोग्राफी दिखाते हैं, मतलब कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी, एकदम डिटेल में। वहीं जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भारी और हल्के एटम्स के बीच का फर्क साफ कर देते हैं, जिससे हमें मटेरियल के कॉम्पोजिशन यानी संरचना का पता चलता है। और सबसे शानदार बात, जब ये सब होता है तो कुछ एक्सरे भी निकलती हैं, जो हमें एकदम सटीक रूप से बता देती हैं कि उस सैंपल के अंदर असल में कौन कौन से तत्व या एलिमेंट्स मौजूद हैं। है ना कमाल? आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सामग्री और उनका विश्लेषण। अब हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में इंजीनियरिंग और फोरेंसिक की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये तकनीक हमारे कैसे काम आती है।
इसके यूज केसेस सच में बहुत ही डाइवर्स और इंटरेस्टिंग है। धातुओं यानी मेटल्स के मामले में ये एक अल्टीमेट फोरेंसिक टूल है। आप सचमुच देख सकते हैं कि कोई वेल्डिंग क्यों टूट गई या मशीन का कोई टूल अंदर से कितना घिस गया है। पॉलीमर और सिरामिक्स की बात करें तो ये कंपोजिट मटेरियल की एकदम गहरी आंतरिक संरचना को हमारे सामने खोलकर रख देता है। और सबसे मजेदार बात, हम कीड़ों, पराग या बैक्टीरिया जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी इसमें देख सकते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक बनाने के लिए उन पर सोने या कार्बन की एक बहुत ही पतली लेयर चढ़ानी पड़ती है। तो चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, माइक्रोस्कोपी का भविष्य। हमने पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया, लेकिन 2026 और उसके आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? आज 2026 में हमारी मशीनें सिर्फ एक डब्बा नहीं रह गई हैं। हमारे पास ऐसे छोटे डेस्कटॉप SEM आ गए हैं जो AI की मदद से पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। मतलब बिना किसी इंसान के कुछ किए ये खुद ब खुद धूल या स्टील के कणों को पहचान सकते हैं। लेकिन असली जादू तो भविष्य में होने वाला है। इन सीटू तकनीक के आने से हम नैनो स्केल पर सैंपल्स को गर्म होते या खिंचते हुए बिल्कुल रियल टाइम में लाइव देख सकेंगे। और क्वांटम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो तो हमारे चीज़ों को देखने के पूरे नज़रिए को ही बदल कर रख देगी। ये लिटरली गेम चेंजर होने वाला है। हमारा आखिरी भाग है भाग 5, अनुशंसित तकनीकी पुस्तकें। अगर आप इस फील्ड में सच में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये ज्ञान का खजाना आपके लिए ही है। इस फील्ड में 3 ऐसी किताबें हैं जिन्हें आप इस सब्जेक्ट की बाइबल कह सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन और पदार्थ के इंटरैक्शन के पीछे की मैथ्स और फिजिक्स को समझना है तो जोसेफ गोल्डस्टीन की किताब आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के हार्डकोर फिजिक्स में गोता लगाना चाहते हैं तो लुडविग लेमर की किताब का कोई मुकाबला नहीं। और अगर आपको कोई थ्योरी नहीं बल्कि मशीन चलाने और सैंपल तैयार करने का एकदम सीधा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए तो अनवर उल हामिद की गाइड से बेहतर कुछ नहीं है। ये किताबें आपका पूरा बेस क्लियर कर देंगी। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंच गए हैं। जाते जाते आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या क्वांटम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सच में इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि हम बहुत जल्द संवेदनशील जीवित कोशिकाओं को बिना किसी बीम डैमेज के इमेज कर पाएंगे? सोच कर देखिए, ये माइक्रोस्कोपी की दुनिया का अगला सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम हो सकता है। फॉर PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.